संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार। मैं टीना चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर विश्व के लोगों की आवाज उठाई जाती है, क्योंकि हम एक सीरीज के माध्यम से यहाँ जुड़े हैं। क्या भारत का संविधान जिंदा है? और इसी सीरीज के माध्यम से हम न केवल संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर चर्चा करते हैं, बल्कि आज के समाज में उनकी क्या प्रासंगिकता है तथा क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सारी चीजों पर हम आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट और संविधान के जानकार लोगों के साथ चर्चा करके एक विश्लेषण के बिंदु पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तथा ये प्रयास करते हैं कि जो जनता है वह भी एक चेतनता और जागरूकता के स्तर तक पहुंच सके। तो हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज राष्ट्र ऋषि जी और भगवान दास जी मेहमान के रूप में जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इस प्रोग्राम में जैसे कि हमने पिछले भी बहुत सारे अपने एपिसोड्स में अलग अलग संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर चर्चा की है, तो आज का हमारा जो मुद्दा है उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सहकारी जो समितियां होती है उनसे। तो हुआ क्या, हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझते हैं, उसके बाद में आपके वैचारिक बिंदु पर भी आएंगे। तो सहकारी समितियों को 2011 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 2011 में इनको जोड़ा गया और एक भाग लाया गया अलग से, भाग 9 करके, ये सहकारी समितियां। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर सहकारी समितियां क्या होती है और क्यों इनको ऐसे लाया गया। तो सबसे अगर सिंपल वर्ड्स में हम इनको समझने की कोशिश करें तो इनका अर्थ हो सकता है कि ये आर्थिक लाभ के लिए नहीं जुड़ते। इनका उद्देश्य ये होता है कि जो समिति के जो सदस्य हैं उनको सहयोग मिल सके और वे स्वेच्छा से उसमें शामिल हो सके और एक लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करना है। साथ ही इससे महिला सशक्तिकरण भी होता है। आप सभी जानते होंगे, मैं एग्जांपल दूं अगर, तो जैसे कि हम देखते हैं गांवों में बहुत सारे स्वयं सहायता समूह रहते हैं, उसमें महिलाएं भी भागीदारी करती है। तो यह एक सहकारी समिति का ही उदाहरण है। तो अब हम थोड़े से इसके विचार वाले बिंदु पर आते हैं और सबसे पहले हम राष्ट्रीय जी आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर जो इस प्रकार की समितियां बनती है, जिसको लक्ष्य लेकर हम ये चलते हैं कि सहकार से समृद्धि, ये एक टैग लाइन है हमारी गवर्नमेंट की भी इस संबंध में ही, और इसके लिए एक अलग से मंत्रालय का भी गठन कर दिया गया है। तो क्या इस प्रकार से जो सहकारी समितियां बनाकर और लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से जोड़कर मजबूती दी जा सकती है और विकास की दिशा में ये कदम किस प्रकार से हमारी सहायता करता है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय जी, आप इस पर अपने विचार रखें। जी, ये सहकारी समिति बहुत अच्छा कदम है। ये सहकारी समितियां होनी चाहिए और इससे निश्चित रूप से गांव में या शहरों में भी अगर समितियों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा विपणन व्यवस्थाएं और ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ीकरण हो सकता है। लेकिन जब सहकारी समितियां बने तो इसमें जो खास करके बैठक, जैसे कि सहकारी समिति से आगे हम एक और बात कर लेते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज के आगे का एक स्टेप है ये सहकारी समितियां। जब तक कि जन भागीदारी या सारे लोग जागरूक नहीं होते हैं, समझेंगे नहीं, तब तक इसका लाभ सब लोगों को ठीक ठाक तरीके से मिल नहीं सकता है। लेकिन जब सहकारी समिति में कुछ लोग जुड़ते हैं, जैसे कि सोसाइटी है, वो भी सहकारी समिति के अंतर्गत आती है और उस पे खाद बीज या फिर बहुत सारी जो चीजें हैं किसानों को और लोगों को मुहैया करवाई जाती है सहकारी समिति के माध्यम से। उसका पोषण शासन करती है और कुछ पोषण के लिए जन सहयोग भी होता है। तो ये सहकारी समितियां हैं देश के और सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। लेकिन इसको सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए सबको जागरूकता या फिर
शिक्षा का ज्यादा जोर होना चाहिए, शिक्षा लोगों में होनी चाहिए, या फिर जो उसमें अग्रसर आ रहे हैं उनका जो चुनाव प्रक्रिया है ये सारी सारी सुदृढ़ या फिर निष्पक्ष और निष्पक्ष होने की आज भी जरूरत है। जी। सर तो भगवान दास जी, अब हम आपके पास आएंगे और इसी मुद्दे पर जो हमारी हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, तो इनमें हमने ये देखा कि बहुत सारी सुदृढ़ीकरण के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमने इन इस तरीके का एक उपकरण समझते हुए इसको संवैधानिक रूप भी दिया, और आज हम इसको बहुत स्थान पर लागू भी कर रहे हैं। तो पहले आपसे ये भी जानेंगे कि आज जो हमारे ग्राउंड लेवल पर, यानी कि वास्तविकता में ये किस प्रकार से काम कर रही है, और क्या ये सचमुच में जितनी सुदृढ़ता से हम इनको खड़ा करना चाहते थे उतनी सुदृढ़ता से अपना योगदान ये दे पा रही है। और दूसरा, आपसे ये चुनौतियों की आशा रहेगी कि कौन कौन सी चुनौतियां आज इनके समक्ष आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो इनका डेवलपमेंट है और इनके माध्यम से जो जन भागीदारी के माध्यम से जनता का डेवलपमेंट है वो रुक रहा है। तो बाधाओं के संबंध में भी सर आप थोड़ा बताएं, भगवान दास। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका वॉइस ऑफ मानवता के दर्शकों का, बड़े भाई मेघराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इस तरीके का कार्यक्रम निरंतर कर रहे हैं, जिससे कि संविधान और संविधान के साथ साथ जो सरकार द्वारा चलाई जा रही जन लोक कल्याणकारी योजनाएं की लोगों को जागरूक जानकारी होती है, जागरूक होते हैं लोग, संविधान के प्रति जागरूक होते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, आपका प्रश्न है कि जो समितियां महिलाओं से संबंधित हों या पुरुषों से संबंधित हों, इन समितियों को जो लोकतंत्र की भागों के अनुसार देखा जाए, अनुच्छेदों के अनुसार देखा जाए, या सरकार की मंशा के अनुसार देखा जाए। हालांकि मैं वर्तमान सरकार की मंशा नहीं समझता हूं, क्यों, वो बात का विषय है। तो सोच यही है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह हो या सहकारी योजना के माध्यम से समूह हो, उन समूह में, समितियों में जब शिक्षित लोग नहीं होंगे, और जो लोग सरकारी लोग हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, वो अपनी जेब भरने का काम करते हैं, और जो महिलाएं हैं, जैसे प्रधान बन जाती है कोई महिला, ग्राम पंचायत की प्रधान तो वो बन गई, लेकिन उसे ना तो कोई बैठक में बुलाया जाता, ना उसे कहीं कोई प्रस्ताव में शामिल किया जाता, ना उसे किसी योजना की जानकारी होती। सचिव महोदय आते हैं, उनके हस्बैंड से मिलते हैं, हस्बैंड को एक पगुआ दारू का देते हैं और सिग्नेचर करवा करके लेके चले जाते हैं। कोई जमीन पे ना योजना आ पाती है, ना कोई कल्याण होना है, ना कुछ होना है। सचिव महोदय उस पैसे से 4 व्हीलर खरीद लेते हैं। इसी तरह से समूह की जो महिलाएं हैं, कि वो महिलाएं पहल तो बहुत अच्छी है, पहल के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन जब तक उन महिलाओं का प्रशिक्षण ना हो, उन महिलाओं को संविधान का ज्ञान ना हो, उनको दिए गए हक अधिकारों की जानकारी ना हो, जैसे कि अभी एक सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की जिम्मेदारी में भी सौंपा था जीरो पॉवर्टी योजना। एक गांव से 25 लोगों को आवास योजना से जोड़ा जाना था, लेकिन मुझे लगता, मैं पूरे प्रदेश की दावे से कह सकता हूं कि जीरो पॉवर्टी योजना में किसी भी स्वयं सहायता समूह की महिला का प्रस्ताव भेजा नहीं गया। दूसरी बात, अगर कहीं से भेजा भी गया होगा तो उसे माना नहीं गया। जो सचिव महोदय कर रहे हैं, जो ग्राम प्रधान महोदय कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान महोदय के तो फर्जी साइन किए जाते हैं, सचिवों का कोई वो नहीं, सचिवों से जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं उनका भी कोई मतलब नहीं है।
तो इस तरीके से उन महिलाओं का, उन दिए गए हक अधिकारों का दोहन हो रहा है। और ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री की गाड़ी में कोई और हो तो अलग बात है, आम जनता का क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री की गाड़ी में 20 लीटर डीजल में 10 लीटर पानी निकलता है, आम रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है, आपने भी सुना होगा। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जब मुख्यमंत्री जैसे उनको नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम जनता का क्या हो रहा होगा, ये सोचने का विषय है। मैडम, ये सही है कि सोच अच्छी है, लेकिन वो शिक्षा की बदौलत वो महिलाओं को कोई कार्य नहीं कर पा रही हैं। जी सर, भगवान जी, जैसे दो मुद्दे आपने इससे जोड़ा है जो कि स्वाभाविक है कि उनके कारण कहीं ना कहीं जो इसका सशक्तिकरण है सहकारी, जो हम इसको एक तरीके से बिजनेस मॉडल ना बोल करके सोशल मूवमेंट बोलते हैं, ये एक सामाजिक आंदोलन है। लेकिन जहाँ जैसे राष्ट्रीय स्थिति ने भी कहा कि शिक्षा की जो कमी है उसकी वजह से और जागरूकता की कमी की वजह से ये कहीं ना कहीं अपने कार्य पद्धति में उतने कुशल नहीं हो पाते हैं और ना समझ पाते हैं कई बार कि किस तरीके से कार्य किया जाए कि उसका प्रतिफल उच्चता से मिले। और दूसरा, आपने प्रशिक्षण वाली बात उठाई कि प्रशिक्षण के बिना कार्य कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो काम होते हैं ये एक तरीके से कौशल आधारित काम भी इसमें होते हैं, तो कुशलता के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो इस पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमारे साथ मोहनलाल जी भी, जी सर धन्यवाद, मोहनलाल जी भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले, राष्ट्रीय जी भी, ताकि जो संवाद है वो कायम रह सके। और इसके बाद में हमने जिस प्रकार से चुनौतियों की चर्चा करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी यहाँ पर चुनौती के रूप में उभरती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और भ्रष्टाचार का मुद्दा जैसे आपने उठाया, वो किस प्रकार से इन समितियों को और ये जो सहकार की हमारी धारणा है उसको कमजोर करता है, और किस प्रकार से ये जो अपने लक्ष्य को पाने में बाधित करता है। तो इस पर हम राष्ट्रीय चर्चा चाहेंगे, और तब तक चाहेंगे कि मोहनलाल जी भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले ताकि उनके विचार लिए जा सके। जी सर, राष्ट्रीय जी को। जी, प्रश्न एक बार और थोड़ा सा अगर आप रिपीट कर दें थोड़ा। जी, जी हमने अभी सहकारी समितियों के बारे में कुछ पृष्ठभूमि जानी, उनके क्या महत्व हो सकता है वो जाना। जी अब थोड़ा सा इसमें क्या चुनौतियां हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित चुनौतियों के बारे में आपने बताया, लेकिन जो राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं वो किस प्रकार से इन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है और कैसे इनके लक्ष्य प्राप्ति में बाधक के रूप में उपस्थित होती जी, बहुत आपका प्रश्न सटीक है और सही दिशा में हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम शासन के भ्रष्टाचार के पहले जब सहकारी समितियां बन चुकी है, हमारी सहकारी समिति के हम भागीदार बन रहे हैं, तो सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य होता है आम जन जो उसके सदस्य हैं सबको लाभ मिले। प्रशासन का या शासन का भ्रष्टाचार दूसरे कद पे आता है, जब हम खुद भ्रष्टाचार करते हैं या हम खुद ज्यादा लाभ पाने की चेष्टा करते हैं या दूसरे को उसका हक नहीं देने की मंशा रखते हैं। यानी जब हम इस सर्कल में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो सर्कल पे आने वाला व्यक्ति चाहे इसका अध्यक्ष बनता है या शायद सदस्य बनता है या सचिव बनता है, यानी जो जो भी लाभ देख रहा है कि इससे ये लाभ है, वो चाहता है कि मैं खुद अर्जित करूं। और इसी मंशा के कारण उच्च पद वाले अधिकारी, कर्मचारी या नेतागण उससे फिरौती यानी भ्रष्टाचार में हिस्सा लेते हैं। और यदि वो पारदर्शी रूप से जनसमूह के बीच में लाभ को सहभागी बनाए और वो सहभागी रहे, निष्पक्ष रहे, तो फिर अगला कदम एक और उठता है कि वो स्वयं राजनीति का हिस्सा बन जाएगा। भ्रष्टाचार को दूर करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं राजनीति का हिस्सा बन जाएगा और अगले पायदान पे वो ग्राम पंचायत सचिव, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सरपंच बन जाएगा, जनपद अध्यक्ष बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, यानी यहीं से उसकी डोर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, उसको कोई लालीपाप ऊपर वाला दे रहा है, वो लालीपाप को ले लेगा
और ऊपर वाला उसी लॉलीपॉप के हिसाब से उसको डराएगा चमकाएगा, देखो भाई तुम हमको इतना पैसा दे दो या ये ऐसा हो जाए, नहीं तो ये चीज भाई जनता के सामने ओपन हो जाएगी। बस वहीं से वह सरेंडर हो जाता है। हम केवल अपनी निष्ठा को सही रखें तो ये सारा भ्रष्टाचार कम होना शुरू हो जाएगा। यानी जो जिस दायित्व में बैठा है, अगर हमारे यहाँ सहकारी समिति है और सहकारी समिति में मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ये जो सोसाइटी है, जो सहकारी समिति का एक रूप है, अब इसमें एक अध्यक्ष होता है, कुछ सदस्य होते हैं, जिसमें किसानों को खाद बीज मिलते हैं और लोगों को अन्न मिलता है, जैसे कि 1 रुपए किलो वाला अनाज भी यही मिलता है और स्व सहायता समूह को खाद्यान्न भी यहीं से मिलता है, सब यहीं से मिलता है। और जो इसका अध्यक्ष होता है या समिति के सदस्य होते हैं, अगर उनको छोटा सा लाभ दे दिया जाए, केवल 10 किलो अगर राशन ही उनको फ्री दे दिया जाए, तो वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। वो आम हितधारक के बारे में वो कदापि नहीं सोचते हैं। अगर वो आम हितधारक के बारे में सोचना शुरू कर दे और वो 10 किलो 1 किलो चावल या 1 किलो गेहूं के लिए या अपनी छोटी सी लॉलीपॉप के लिए वो अगर न झुके, वो निष्पक्ष रहे, यानी वो स्वयं भ्रष्टाचार न करे, तो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म भी हो सकता है। सरकार की पॉलिसी है या पॉलिसी बनाने के लिए वो शायद बाध्य हो, उनकी मंशा हो या ना हो, लेकिन जब एक तरफ से गेट खुलता है ना कि सबकी सहभागिता हो, तो सहभागिता में वो आगे भी आने का हकदार बन जाता है। तो ऐसे में मंशा पे ही प्रश्न होता है। मैं फिर से ही कहूंगा कि वो जो सहकारी समिति का सदस्य बनता है, वो अगर ठीक है तो बहुत कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। जी सहकारी समिति भैया से संबंधित एक जी जी बोलिए बाबा। हाँ या हमारे साथी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसी है एक बात नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो नीचे की जो कड़ी है, पहली कड़ी है आम लोग, जनमानस, वहीं से शुरू होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्य कराने वाला भी व्यक्ति, आम जनमानस चाहता है कि हमारा कोई काम 1 घंटे के अंदर हो जाए। प्रोसेसिंग के अनुसार उसे 7 दिन में होना चाहिए, तो वो सोचता है 200-400-500 रुपए ले लो भैया, हमारा काम कर दो। ये बिल्कुल सही बात है कि जी हमें सबसे पहले निचले तबके के व्यक्ति को समझना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा विषय है कि जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे, सहकारी समितियों में जो सदस्य हैं या सदस्यों द्वारा चुना गया अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष को ये पता ही नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है, हम इसमें क्या, हमारा जो है पावर, हमको क्या पावर दिया गया है, और सदस्य को भी ये पता नहीं है कि हमारा क्या पावर है। सदस्य को ये भी पता नहीं है कि जो वहां का सचिव है, सचिव, चूंकि वहां जो सचिव होता है वो गेस्टेड होता है, परमानेंटली अधिकारी होता है, तो वो समिति का सचिव को पता ही नहीं है। वो जो है जैसे चलाता है समिति को, उसी तरह से चलती है। सचिव ने अगर कोई जानकारी, चूंकि बिना पढ़े लिखे सदस्य पहुंच गए, अध्यक्ष महोदय बन गए, वो उनको भी ज्यादा ज्ञान नहीं। जब तक सामाजिक ज्ञान या संवैधानिक तरीके से उनको हक अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, उसका प्रशिक्षण नहीं होगा, तब तक ना तो भ्रष्टाचार जा सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं। वो तो ये जानता, सदस्य महोदय ने क्या, सचिव महोदय ने कह दी किसी सदस्य से कि अरे भैया हम 10 किलो नान जो आप दे रहे हैं, मेरे भाई ने जो उदाहरण दिया कि 10 किलो नान मिल जाता, वो समझ लेता। तो वो तो ये समझता है, वो कहता भी है ये कि भैया ये आता तो है नहीं, हम दे रहे हैं इसको, अब कहीं से व्यवस्था करके ला मंगवा के दे रहे हैं। तो वो समझ लेता सचिव महोदय हमारे ऊपर पर्सनल मेहरबानी कर रहे हैं, और सचिव बहुत अच्छे हैं, जबकि उस 10 किलो नान के पीछे वो 10 करोड़ खा जाता है या 10 लाख खा जाता है सचिव। तो ये मेन बिल्कुल बात सही। ये है, जब बिला, भैया वो बोल रहे हैं कुछ। हाँ बिल्कुल, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि एक छोटा सा दायित्व पद है ANM और आशा कार्यकर्ता। गांव में होती है, आशा कार्यकर्ता होती है। अब इसका काम होता है, ये सहकारी समिति से जुड़ा हुआ ही कदम है। तो जच्चा बच्चा की जांच और इसको चिकित्सा सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने का काम होता है कि वहां पे जांच हो जाएगी और ऐसा ऐसा एक सजेशन देना होता है। अब आशा को कोई खास वेतन भी नहीं मिलता, लेकिन ठीक है,
थोड़ा थोड़ा काम करके वो अपना आजीविका चला ले। अब अगला कदम होता क्या है, यहाँ से भ्रष्टाचार एक ढंग से शुरू होता है। वो ये रिकमेंड करती है कि आप अपनी जांच को प्राइवेट अस्पताल में कराएं। अब प्राइवेट अस्पताल उसको इसके बदले में कुछ कमीशन देता है। अब भ्रष्टाचार यहाँ शुरू हो गया। अब उसका सही काम बात। है कि वो सरकारी व्यवस्था का लाभ दिलाए। सरकारी अस्पताल भी खुला है और उसको सरकारी में बिल्कुल जाने के बिल्कुल। लिए रिकमेंड करने के लिए भी उसको नियुक्त किया गया है। लेकिन बीच में मतलब रोटी के साथ जो कहते हैं मलाई, मलाई देने वाला प्राइवेट अस्पताल आ गया। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। क्या करता है, वो कहता है कि आप एक केस लाओ, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। अब उसके चक्कर में उसने कर दिया। अब सिस्टम अपनी जगह है, अस्पताल सब खुले हुए, जिला अस्पताल खुले हुए हैं, विकास खंड स्तर पे अस्पताल खुले हुए हैं और सारी व्यवस्था है। और गांव गांव में ग्राम पंचायत स्तर पे भी एक दो पंचायत को छोड़कर आयुष्मान केंद्र भी खुले हुए हैं। तो अब बताओ यहाँ भ्रष्टाचार के लिए किसको दोषी कहें। अब गांव से ही आशा बनाई गई है, गांव से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनाया गया है, गांव से ही चौकीदार बनाया गया है, गांव से ही एक सदस्य बनाया गया। थोड़ा जागरूक हुआ, ऊपर वाले ने उसको हायर कर लिया। अब एक और मैं बिना पद वाले की बात करता हूँ, किसी को कोई पद नहीं, सीधा सीधा गांव का नागरिक है, पर वो थोड़ा जागरूक हो गया तो ऊपर वाले अस्पताल वाले ने उसको हायर कर लिया। ऊपर वाली कोई कंपनी, खाद बीज वाली कंपनी ने हायर कर लिया कि बस आप हमारी ये चीज बिकवाओ, हम आपको इतना कमीशन देंगे। अब उस कमीशन के चक्कर में उसकी रिकमेंड करना शुरू कर देता है। अब भ्रष्टाचार को भेज जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने गांव के प्रति, अपने परिवार के प्रति निष्ठा रखनी पड़ेगी। और जब तक ये निष्ठा नहीं आएगी, हाँ, अगर 2 4 8 आदमी को बदलना हो, अगर 1 लाख आदमी को भी बदलना हो तो हम बदल देंगे। परंतु ये तो क्या, एक कहावत है, करने को गुलिस्ता एक ही उल्लू काफी था, करने को गुलिस्ता एक ही उल्लू काफी था, हर्ष रे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर डाल पे उल्लू बैठा है। यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, यानी बिल्कुल सही हर बात है। आदमी। और मेरे को एक बात की खुशी हुई है कि आपने पिछली बार भी चर्चा में कहा था कि आपने कुछ ऐसे मूवमेंट चलाए हैं और जनता के लिए कोई अच्छी आवाज उठाई है। और आपने एक बात और कही थी इसके पलट, कि आपको भी फिरौती के लिए मांग गई। अगर ऐसे में हमारे जैसे समाज सेवक भी आ जाए और समाज सेवक को भी बीच में कोई लालच देता है, लॉलीपॉप देता है और वो उधर फिसल जाए, तो हमारा एक भी नागरिक जो देश का सेवक या राष्ट्र भक्त या कोई भी उसके लिए शब्द कह दो, या ऊपर वाला का वली, या उसको कह दो कि पैगंबर, या उसको कह दो हाँ अवतार, बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। हम में से ही चुने जाएंगे, यही महान पुरुष होंगे और यही इनको ही दिमक लग जाएगी। और दिमक लगाने वाले ऊपर बैठे हैं, जी चिंता ना करो, सबको अपना व्यापार करना है, सबको अपना अपनी रोजी रोटी चलानी है, या सबको मलाई खानी है, सबको करप्शन करना। ऊपर वाले को कभी नहीं पड़ी है, चाहे वो पद पे जाने के पहले वो एक शपथ ले, जैसे शासकीय कर्मचारी शपथ लेते हैं, पुलिस में शपथ लेते हैं कि मैं अपनी निष्ठा से, संप्रभुता से देश के संविधान को साक्षी मानकर इस देश की रक्षा करूंगा और कभी भी कोई भ्रष्टाचार ना करूंगा, सारी शपथ लेता है। लेकिन जैसे ही वहां अवसर मिलता है, वो वहां पे खरीद फरोख्त में लग जाता है या अपने काम को आसान करने में लग जाता है। ठीक है ना। तो अब जी इसको अब दूर करने के लिए पुनः मैं उसी उपाय की ओर बात करता हूं। जहां हम बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं वहीं से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी और यहीं से हमारा सर्कल को बड़ा करना पड़ेगा। आज आप अपनी जगह बैठे हैं, वहां से आप भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं, मैं अपनी जगह बैठा हूं और एंकर महोदय अपनी जगह बैठे हैं और मान्यवर मान्यवर अपनी जगह बैठे हैं, मेघराज जी वहां से, और हम सब मिलकर एक रिकेट से बना रहे हैं। हम 4 और 4 8 और हम एक ऐसी मूवमेंट बना रहे हैं कि जहां से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक आवाज उठे। और जो जो इस आवाज के साथ जुड़ेंगे वो सब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक अच्छे नव भारत का निर्माण करने की ओर अग्रसर होंगे। और नव भारत ही नहीं, मैं तो कहूँ नए विश्व का उदय करवाएंगे। लेकिन हाँ, हमें भी ये ऑफर आएंगे, आपको भी आएंगे, मेरे को भी आएंगे और मेघराज जी को भी आएंगे ऑफर कि आप ये ऑफर लीजिए और ये चीज ऐसा नहीं ऐसा कर दो। लेकिन जब तक हम बिकेंगे नहीं, जब तक हम टूटेंगे नहीं, तब तक देश को समग्र रूप से अच्छा बनाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। और प्रयास होगा, लेकिन हम टूट गए तो हम भी खत्म हो गए, हम भी उस सिस्टम का अंग बन गए। तो
हमको जागरूक होने पड़ेगी, और जो जिस पायदान में बैठा उसी पायदान से हमको अच्छा काम करना शुरू करना पड़ेगा। जी बड़े भाई, लेकिन हमने बात ये आती है, क्योंकि आप भी अनुभवी साथी हैं, हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले, इस लिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। मैंने एक मिनट सर, एक मिनट। मैं दोनों मेहमानों से कहना चाहूंगी कि हमने सहकारी समितियों के ऊपर बहुत पर्याप्त चर्चा कर ली है, मतलब हमें और भी अलग मुद्दे पर भी चर्चा करनी है। तो भगवान दास जी, आप जो बोल रहे हैं संक्षिप्त में अपनी बात रखिए ताकि हम अगले मुद्दे पर जा सकें। चलिए, मैं बस जी बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार उठाया सन 2015 में। प्रधानों का भ्रष्टाचार था, जिसमें एक गांव से 100 लेटरन फर्जी पाई गई, किसी के घर में लेटरन नहीं बनी थी। उन लोगों ने बाकायदा मुझे एप्लीकेशन लिखित में दी और उनके घर का निरीक्षण करवाया गया। लेकिन जब उस मामले को हमने ऊपर उठा के और स्टेट पे ले गया, जब स्टेट पे पहुंचा मामला, मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचा, राष्ट्रपति के दरबार, राज्यपाल के दरबार में पहुंचा, आयोगों के पास पहुंचा, तो पता, उन लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दी थी बाकायदा, वो लोग प्रधान के वो 1,000 और 500 रुपए में सारे के सारे बिक गए। मुझे लगता मेरे साथ 2-3 लोग खड़े रह गए थे। हालांकि उस लड़ाई को मैं लड़ता रहा था और मैं ये कह रहा था कि इनके घर में दिखा दो मुझे लेटरन बनी है, तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा या किसी रंजिश से शिकायत करना समझ लूंगा। अगर कोई रंजिश नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इनके घर में लेटरन नहीं बनी है और ये इन्होंने लिख के भी दिया हमें। इसके बाद आज ये बदल रहे हैं, तो इसका कारण ये भ्रष्टाचारी है। तो भाई साहब, कभी कभी इस तरीके का भी मामला फंस जाता है। शॉर्ट में कहा हमने, जी अब मैडम आगे बढ़े। तो जैसे सहकारी समितियों से संबंधी हमने पहले ये जान लिया कि आखिर सहकारी समितियां होती क्या है। हो सकता है कि इस चर्चा के बीच में हमने कुछ अलग मुद्दों पर भी बहुत चर्चा की है, जैसे कि भ्रष्टाचार और कैसे हम इस भ्रष्टाचार और जो विकास में जो बाधाएं हैं उनसे हटते हुए राष्ट्र विकास की दिशा में अग्रसर हो सके। क्योंकि जब भी कुछ विद्वान बैठते हैं तो हो सकता है कि कुछ चर्चा के अलग बिंदु भी छिड़ जाते हैं जो कि आवश्यक भी होते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा सहकारी समिति से आगे बढ़ते हुए जब भाग 10 में जाते हैं, संविधान का भाग 10, उसमें हमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। वहां पर आर्टिकल 244 से 244, उसके अंतर्गत इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो संक्षिप्त पृष्ठभूमि में आपके सामने रखूंगी, उसके बाद में फिर हम आपसे उस पर वैचारिक प्रश्न भी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो अनुसूचियों से संबंधित जिक्र है, 5वीं और 6ठी अनुसूची। तो होता ये है कि जो 5वीं अनुसूची है उसमें जितने भी हमारे जनजाति क्षेत्र हैं, 4 राज्यों को छोड़कर, उनसे संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि वहां पर किस प्रकार से शासन प्रशासन का संचालन होगा। और अगर 6ठी अनुसूची की बात करें तो 4 क्षेत्र हैं, 4 राज्य, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इस प्रकार के राज्य हैं। तो उनके लिए अलग प्रावधान है। तो उनमें वहां पर स्वायत्त जिला परिषदें बनाई की advisory देती है। उनकी जो रहती है वो जो उन्होंने सलाह दे उनको मानना होता है। और जैसे हमारे अलग अलग राज्यों में जो भी राज्य और केंद्र के कानून होते हैं वो लागू होते हैं, लेकिन जो जनजाति क्षेत्र है 6ठी अनुसूची के तहत उन 4 राज्यों में वो कानून लागू नहीं होते हैं जब तक कि वो। तो हमने अभी 2 तरह की अनुसूची के बारे में चर्चा की। तो पर्पस यही है कि जो जनजातीय क्षेत्र है उनको भाग 10 के तहत एक प्रोटेक्शन की तरह कुछ दिया गया है, जिसमें वो अपना जो संचालन है, अपने क्षेत्र का प्रशासन है, वो स्वायत्त तरीके से कर सके और मुख्य धारा में शामिल भी होते हुए अपने जो पारंपरिक जो भी परंपराएं उनकी हैं उनको भी वो रक्षा कर सके। तो ये जो है किस प्रकार से उनके लिए संरक्षण जो है वो आवश्यक है, और क्यों इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है कि हम कहीं पर तो पूरी तरीके से ये शासन लागू करते हैं, कहीं पर जनजातीय क्षेत्रों को एक तरीके से थोड़ा सा उनको स्वायत्तता, स्वतंत्रता देते हैं। तो ये किस सीमा तक आवश्यक है और क्या ये पर्याप्त भी है। तो एक एक करके सबसे पहले राष्ट्रपति जी आपके विचार, फिर हम भगवान दास जी आपके पास। जी सर बोलिए। देखो, जितनी भी नीतियां बनाई जाती है,
इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य धारा में जोड़ना। उनका बाय प्रोडक्ट कुछ भी हो, लेकिन शासन की मंशा यही होती है कि उनको मुख्य धारा में जोड़ना होता है। और मुख्य धारा में जोड़ने का सबसे आसान और सबसे प्रथम कदम ये होता है कि शिक्षा, अगर शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो सभी मुख्य धारा में आ सकते हैं। जब तक कि कोई मुख्य धारा में ना आए तब तक के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान है, ये उचित है। लेकिन अगर निष्ठा से हम सबको मुख्य धारा में लाने का तीव्रता से अगर प्रयास कर ले, ईमानदारी से प्रयास कर ले, तो किसी के लिए विशेष नीति की आवश्यकता नहीं होगी। न तो अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता होगी, न अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता होगी, न ही यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग इस प्रकार के आरक्षण संरक्षण की आवश्यकता होगी। पर इसके पहले, इस विषय पे चर्चा करने से पहले इस बात पे ज्यादा गौर करना या ज्यादा ईमानदारी से काम कर लेना आवश्यक होगा कि सबको समाज में मुख्य धारा में जोड़ना। और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको सब चीज पर बराबर हक मिले, नौकरियों में बराबर हक मिले, व्यवसाय में बराबर हक मिले। लेकिन इस पे हक कब मिलेगा? जब वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो। तो पहले हम ईमानदारी से फिर कह रहा हूँ कि शिक्षा से इनको जोड़ा जाए। और आज हम देश में शिक्षा पे कम खर्च कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा बार बार कि शासन क्या कर रही है, शासन की क्या नीति है, लेकिन शिक्षा में बजट घटाया गया है। अब सरकार किसी को झोपड़ी दे रही है, मकान दे रही है, न जाने कितनी कितनी सुविधा दे रही है। कभी किसी को न जाने कौन कौन सी, मैं उन अनगिनत सूचनाओं को नहीं जोड़ाते हुए, लेकिन हमारे देश के पास इतनी चीजें हैं, तो हम शिक्षा को टोटली फ्री क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर टोटली फ्री कर दिया गया है तो सबको फिर सीटें क्यों बता रहे हैं बार बार कि यहाँ इतनी सीटें हैं, यहाँ इतनी सीटें हैं? अरे जितने लोग जिस क्षेत्र में जाना चाहे जाने दो। अगर जिसको डॉक्टर बनना है उसको बनने दो, जिसको इंजीनियर बनना है उसको इंजीनियर बनने दो, जिसको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जिसको कंपनी खोलना है, जिसको जो चाहिए वो केवल काउंसलिंग करके अपनी इच्छा जाहिर करे। और वो ट्रेंड नहीं तो उसको ट्रेंड करो। शिक्षा का पूरा बेड़ा सरकार उठा ले, समाज उठा ले। लेकिन अगर सरकार ने शिक्षा पे ज्यादा जीएसटी लगा दी है तो मंशा पे कुछ प्रश्न चिन्ह फिर उठ जाते हैं। तो सबको मुख्य धारा में लाने का प्रथम प्रयास हो और ईमानदारी से हो, फिर हम ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं यही बात कहकर अपनी बात को यहाँ विराम करता हूँ। भगवान दास जी, अब हम अगर जाति जनजाति क्षेत्र की बात करें और उनके लिए जो स्पेशल प्रोटेक्शन है, जिसके अंतर्गत उनको एक अलग सी स्वायत्तता दी गई है और जनजातीय क्षेत्र में कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई, मतलब वो स्वायत्त शासी जिला परिषदें बनाई गई। तो इनका उद्देश्य तो उनके अपने परंपराओं को और इनको संरक्षित करना है ही। तो ये जो हम जिस प्रकार से मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि क्या मुख्य धारा में लाना उनका उनका जो भी परंपरागत जिस प्रकार से भी वे कार्य करते आ रहे हैं उससे उनका एकदम कटाव कर देना, वो तो मुख्य धारा में लाना नहीं है। केवल मुख्य धारा का मतलब क्या होता है, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तक उनकी पहुंच हो सके और जिस प्रकार से वे अपनी लाइफ को आगे जीना चाहे लोकतांत्रिक रूप से जी सके। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियां भी आती है कि जैसे उनके क्षेत्र से उनका विस्थापन कर दिया जाता है, जो आदिवासी समुदाय होते हैं वो भी इन क्षेत्रों में आते हैं, तो विस्थापन हो जाता है कुछ विकास की योजनाओं के क्षेत्र। तो ये भी एक तरीके से चुनौती है। तो भगवान दास जी, आपसे इनकी चुनौतियों के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या चुनौतियां जनजातीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है और क्या उपाय के तौर पर ये जो संवैधानिक प्रावधान हमने देखे वो पर्याप्त है या फिर और भी कुछ किया जाना चाहिए? भगवान दास जी को। देखिए मैडम, मुझे तो लगता है मेरे बड़े भाई ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एससी को, अनुसूचित जाति को, एसटी को या ओबीसी को, इनको अभी आरक्षण की आवश्यकता है। और इनको जो मुख्य धारा में बड़े भाई ने स्वास्थ्य,
सबसे पहले सरकार की जो सोच है, सरकार की जो नियत है, वो नियत पे एक नहीं काफी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। क्योंकि शिक्षा, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 के आसपास स्कूलों को मर्ज किया गया। तो इनकी कहाँ शिक्षा देने की नीति है? जब ये, क्योंकि गरीब आदमी का बेटा ही ऐसा है जो सरकारी स्कूल में जाता है, मजदूर का बेटा ऐसा है कि वो सरकारी स्कूल में जाता है, छोटे किसान का बेटा ऐसा है कि सरकारी स्कूल में जाता है, या भूमिहीन का बेटा ऐसा है कि सरकारी स्कूल में जाता है। किसी मंत्री, विधायक और डीएम और बड़े आईएएस पीसीएस का लड़का, तो इंजीनियर का लड़का तो सरकारी स्कूल में जाता नहीं है। अब जब मजदूर अपने गांव के स्कूल में बेटे को नहीं पहुंचा सकता, आपने कई जगह देखा होगा घड़ा छूने पे, साथ में फट्टा पे बैठ जाने पर लोगों को, बच्चों को मारा पीटा जाता है, उनके परिवार को बेइज्जत किया जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या 25,000 स्कूल बंद करना, मर्ज कर देना, क्या न्याय हित में है? शिक्षा की नीति पे सवाल नहीं उठता। अभी गांव के गांव में लड़का को नहीं पढ़ाने पहुंचा पाता व्यक्ति, गरीब आदमी, अब वो कहाँ 10 किलोमीटर जाएगा पहुंचा पढ़ाने के लिए? कैसे पढ़ा सकता है? कैसे वो लड़के को मैनेज कर सकता है? उसके पास तो खाने पीने के लिए मोहताज है, 5 किलो गल्ले पे जी रहा है व्यक्ति। इनकी खुद की गणना है कि करोड़ों आदमी 5 किलो गल्ले पर जी रहा है। जब 5 किलो गल्ले से वो व्यक्ति का भरण पोषण हो रहा है, उसके परिवार का, तो वो कैसे भैया कॉलेज में वहां 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ले जाएगा? बड़ी बात यही है। दूसरी बात, सामान्य शिक्षा, सामान्य स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था सामान्य हो जाए तो मुझे लगता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश के हालात बदल जाएंगे, पूरे देश की स्थितियां बदल जाएंगी। दूसरी बात, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जमीनों से लेके और सरकारी सर्विसों में, सभी जगह। लेकिन इनकी नियत तो ये है वर्तमान सरकार की, असल में कोई शिक्षित व्यक्ति या कोई विशाल सोच वाला व्यक्ति हो जब सत्ता में बैठे तो एक अलग बात है। लेकिन जब बाबा बैरागी और जो परिवार को नहीं चला सके अपने को, वो देश को क्या चलाएंगे? उनको देश को चलाने की कहाँ, वो मतलब क्या कहेंगे हम उनके लिए, वो कुछ जानते ही नहीं है कि कैसे देश चलेगा। वो तो अपने घर परिवार, अपने दोस्तों के, यार दोस्तों के घर पर भरने में जुटे हुए हैं। और उनको जो है देश, ये ईर्ष्या हो रही है कि हम जैसे दलित परिवार के मजदूर के बेटा होने के बाद आज हम हक और अधिकार और सम्मान की बात कर रहे हैं। ये उनके आंस रही है बुरी तरह से, जिसके कारण अब वो हमारे समाज को, दलित को, अनुसूचित जाति को, पिछड़ी जाति को और एसटी को, इनको अशिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए इन्होंने सरकारी स्कूल मर्ज करने का जो इन्होंने कदम उठाया है, वो बड़ा निंदनीय कदम है। ऐसे कदम से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था आरक्षण की व्यवस्था है या एसटी एसटी के लिए जो व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था घोड़े पे चढ़ने पे जो मारा पीटा जाता है, जूता पहनने पर मारा जाता है, अगर जूता, वो लोग उनके दरवाजे से निकलो, अभी भी हमारे जनपद से लगा हुआ है मध्य प्रदेश, उस क्षेत्र में मैंने स्वयं वहां, क्योंकि मैं प्रभारी रहा हूँ 18 में, तो हमने देखा है कि वहां की महिलाएं अगर बड़े लोगों के दरवाजे से निकलती हैं या पुरुष निकलते हैं, हाथ में जूता लेके निकलते हैं। तो ये सब आज भी है, आज भी ऐसा होता है कि बहन बेटियों के साथ दलितों के क्या होता है, आपने देखा होगा। हाथरस कांड देखा होगा आपने, उन्नाव कांड देखा होगा, कानपुर कांड देखा होगा। अभी अभी औरैया में 10 दिन हो गए हैं, एक समाज सेविका थी, हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं और वो हमारे साथ भी काम कर चुकी हैं, मधु गौतम, भीम सेना से प्रदेश अध्यक्ष थी। आज वो जो जिस पार्टी में हो, लेकिन मेरी कल बात हुई थी उनसे, तो उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और मुझे लगता है एक ही बेटा था उनके, और आज तक उस बेटे का आता पता नहीं है, 1 माह लगभग होने को है। तो ऐसी स्थिति आज भी है जगह जगह, और ऐसी स्थिति में कॉलेज बंद कर देना, ये तो उनके और हंस रही है। वो तो ये चाहते हैं कि ये समाज हमारा
जो 5000 साल पहले गुलामी करता था, जो हमारे इनके दरवाजे हमारी महिलाओं का 3 दिन के लिए शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता था, तमाम स्तन टैक्स देना पड़ता था। इस तरीके की व्यवस्था खत्म हो गई है, और जब अशिक्षित होंगे तो उस तरीके की व्यवस्था वो पुनः हम पे थोप देना चाहते हैं। आज हमने एक वीडियो और देखा, एक जगह मंदिर पे कोई दलित बेटा चला गया तो उसमें जल चढ़ाने के लिए, तो उसको भी बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। तो ये सब जो है आज भी इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। ऐसी स्थिति में जब तक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होती है, जब तक बराबरी की हिस्सेदारी की बात नहीं होती है, हक अधिकार नहीं मिलते हैं, जब तक सामान्य व्यवस्था नहीं, सामान्य शिक्षा और सामान्य स्वास्थ्य नहीं होता है, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। और आरक्षण की आवश्यकता तभी तक रहेगी जब तक कि हम लोग बराबरी से खाने पीने उठने बैठने सामान्य शिक्षा सामान्य स्वास्थ्य नहीं मिलता, तब तक हमें इस तरीके की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी और रहना भी चाहिए। ये मेरा अनुभव है। जय भीम। हमने वैसे जो ये मुद्दा है ये आरक्षण से कुछ अलग मुद्दा है, मतलब जहां हम संविधान के भाग 10 की चर्चा कर रहे हैं वो आरक्षण से अलग है, लेकिन जो उसका पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है, वह भी वही है कि वो किस प्रकार से उनको स्वायत्तता दे और किस प्रकार से उनके भी मतलब उन हमारा मतलब हर एक का, हर भारतीय का विकास हो सके, ये उसका भी प्रयास है। तो जो आपने अपनी मौलिक विचार रखे और दोनों ही मेहमान हमारे जिस प्रकार से इस जो चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में क्या समाधान हो सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, और साथ में जो आनुभाविक जो मुद्दे हैं कि किस प्रकार से आज कार्य हो रहा है उस पर भी चर्चा की जानी एक इस चर्चा को एक सार्थकता देता है, क्योंकि आम व्यक्ति जो इन मुद्दों को सुनेगा वो अपने आप से इनको जोड़ पाएगा, क्योंकि ये चीजें समाज में हो रही है और सब देख रहे हैं, लेकिन उसको एक तारतम्य के साथ प्रस्तुत करना और एक दृष्टिकोण देना वो आवश्यक है। और उस वही काम आप जैसे मेहमान हमारे यहाँ आकर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर करते हैं, जो कि यही हमारे इसका उद्देश्य है। साथ में जिस प्रकार हमने भाग 10 के अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा की, तो इनका महत्वपूर्ण भाग ये है क्योंकि ये इसलिए लाया गया क्योंकि जो आदिवासी समाज है, जो जनजाति क्षेत्र है, अगर उनको कुछ स्वायत्तता नहीं दी जाती तो वे इस धारा में या फिर कहें कि जो हमारी शासन व्यवस्था है उसके साथ जुड़ ही नहीं पाती, ना उनके पास योजनाएं पहुंच पाती, ना वे कनेक्ट हो पाती। यानी क्योंकि संचार व्यवस्था भी जोड़ने का कार्य जो है सरकार ही कर सकती है, क्योंकि वे जो समुदाय है वे आधुनिकता के साथ जुड़े हुए नहीं, वे परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी परंपरा को बनाए रखते हुए आधुनिकता का लाभ उन तक पहुंचाना, ये इस भाग 10 की आवश्यकता है और इसीलिए इसको लाया गया। इसीलिए ये स्वायत्तता के साथ मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट हम देते हैं। जैसे आपने महिलाओं बच्चों और SC/ST के लिए जो आरक्षण की बात की, वो भी एक तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट होता है समुदाय के कुछ लोगों के लिए, कुछ वर्गों के लिए। तो इसी प्रकार से ये अलग तरीके का ट्रीटमेंट है जो कि एक राष्ट्र को, भारत जैसी डाइवर्स कंट्री, यानी कि विविधता बहुत है हमारे देश में, भाषाई विविधता है, जातिगत विविधता है, धार्मिक विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है। तो इन विविधताओं को एक मजबूती के साथ एकता बनाए रखने के लिए ये चीजें आवश्यक है। तो आज के एपिसोड में हम अपनी चर्चा को यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने 2 महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करी, जिसमें हमने सहकारी समितियों के संवैधानिक प्रावधान और साथ में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के संवैधानिक प्रावधान और साथ ही जो आपके विचार थे उनको हमने इनके ऊपर जाना। तो अगले एपिसोड में हम कुछ अन्य मुद्दों के साथ वापस आएंगे और एक सार्थक चर्चा फिर से स्थापित करेंगे ताकि जो दृष्टिकोण है वो विकसित हो सके। तो आज के हमारे मेहमान राष्ट्र ऋषि जी और भगवान दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में जो दर्शक इस चैनल के माध्यम से जुड़े उनको हम चाहेंगे कि वो भी इस चर्चा के माध्यम से अपने इसके साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है, यह हमारी आशा है। और साथ में हमारे स्पॉन्सर जो डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का भी बहुत बहुत आभार, और साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता है। जब तक अगले एपिसोड में हम जुड़ते हैं तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world
in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.